गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कपूरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निमकथाना के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम भारत का जलवायु पढ़ रहे थे और जलवायु में हमने अब तक जलवायु क्या होती है उसकी परिभाषा, इसके साथ साथ मौसम और जलवायु और मौसम के जो कारक हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें सीखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूरे लेक्चर में आपको याद रखने हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये जो दोनों फैक्ट हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। क्या है? पहला है T इक्वल टू 1/P। T इक्वल टू 1/P। यहाँ पर T का मतलब है टेम्परेचर यानी कि तापमान और P का मतलब है प्रेशर यानी कि वायुदाब। यानी कि तापमान और वायुदाब का जो संबंध है वो इस फॉर्मूले के द्वारा आपको बताया गया है। तो T इक्वल टू 1/P का मतलब है कि तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध होता है। यानी कि जिस स्थान का तापमान, जिस जगह का तापमान अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर हमेशा कम होगा और जिस स्थान का तापमान कम होगा वहाँ पर प्रेशर अधिक होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि तापमान और प्रेशर के बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है। जिस स्थान का तापमान अधिक है वहाँ पर प्रेशर कम पाया जाता है और जिस स्थान पर तापमान कम है वहाँ पर प्रेशर अधिक पाया जाता है। दूसरा तथ्य है कि पवने, जो विंड्स फ्लो है, वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दाब प्रवणता का अनुसरण करती हैं। हवाएं चलती हैं किस कारण से? दाब प्रवणता के कारण। दाब प्रवणता क्या होती है? किसी स्थान पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के जो अंतर होता है उसको दाब प्रवणता कहते हैं। उच्च वायुदाब और निम्न दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हमेशा हवाएं याद रखना कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं यदि और किसी प्रकार के फोर्सेस काम नहीं कर रहे हो तो। याद रखना दो तथ्य यहाँ पर आपको सीखे हैं। पहला, तापमान और प्रेशर के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, और दूसरा, दाब प्रवणता क्या है और पवनें किस प्रकार से गति करती हैं। तापमान और प्रेशर में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है। जिस स्थान का तापमान अधिक होगा वहां पर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा और जिस स्थान का तापमान कम होगा वहां पर प्रेशर अधिक होगा। और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। और इस अंतर को, किसी स्थान पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो अंतर होता है उस अंतर को प्रेशर ग्रेडियंट अथवा दाब प्रवणता कहा जाता है। तो हवाएं इस प्रकार से चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। भारत में जलवायु जो पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। याद करें ग्लोब को, ये ग्लोब है और यहाँ पर ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखाएं हैं उनको इसको हम कहते हैं कर्क रेखा और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब भारत की स्थिति आप पता करें ग्लोब पर, तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ इस क्षेत्र में है। भारत की स्थिति लगभग इस क्षेत्र में है, यानी कि भारत का जो लगभग आधा भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है। उत्तरी जो कर्क रेखा है, उत्तरी जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है यानी कि कर्क रेखा है, वह भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जो लगभग दो भागों में बांट रही है। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यदि हम पूरे मानचित्र को देखें, पूरे ग्लोब को देखें और उस ग्लोब पर भारत की लोकेशन को देखें तो हमें पता चल रहा है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी कि
कर्क रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है वह उष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ तक है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। तो उसका जो बीच का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध होगा और इसके परे जो क्षेत्र होगा वह शीतोष्ण कटिबंध होगा। तो भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन इसके बावजूद भारत की जो जलवायु है वो उसे एक वाक्य में यदि पिरोया जाए तो वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ऐसा क्यों है? भारत दो गोल कटिबंधों में स्थित है, उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन इसके बावजूद भारत की जो जलवायु है उसको हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। क्यों है ऐसा? इसका पूरा कारण है भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है और भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मानचित्र में आप देखें कि ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजर रही है। ये वाला जो भाग है ये कर्क रेखा है। इसमें जो भी राज्य हैं वो आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसका ये वाला जो भाग है, दक्षिण वाला भाग है, यानी कि 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कह रहे हैं, इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है यदि हम ग्लोब पर देखेंगे तो। और ये जो उत्तर वाला भाग है यह शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन एक स्थिति आप यहां पर देखें कि यहां पर इस क्षेत्र में एक पर्वतमाला है जो दीवार की भांति खड़ा हुआ है, दीवार की भांति खड़ा हुआ है। ये पर्वतमाला भारत की जलवायु को एक बहुत महत्वपूर्ण आकार देता है। यह आकार क्यों देता है, किस प्रकार से देता है, इसको हम समझते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल क्या हो सकता है कि क्या कारण है कि भारत का आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि जो दक्षिण वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय प्रकार की कहलाती है। भारत की जलवायु जो है वह उष्ण कटिबंधीय प्रकार की कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, किंतु इसके बावजूद भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण है भारत के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर में हिमालय की स्थिति, उत्तर में हिमालय की स्थिति। इसका प्रभाव क्या होता है? हिमालय यहाँ पर है, इस प्रकार से हिमालय फैला हुआ है पूरा एक दीवार की भांति। इसका प्रभाव यह होता है कि ये वाला जो एरिया है या इसके उत्तर में हम जाएंगे तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध आता है, ध्रुवीय क्षेत्र आते हैं, वहां से पवनें चलती हैं बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से। उन पवनों की जो प्रकृति होती है वह ठंडी, शुष्क और तीव्र होती हैं। यानी कि ठंडी पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, शुष्क पवनें होती हैं, आर्द्र नहीं होती हैं। ये पवनें उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण की ओर तीव्र गति से चलती हैं, लेकिन हिमालय पर्वतमाला इन पवनों को भारत के पार ही इनको रोक लेता है, भारत में प्रवेश नहीं करने देता, जिसके कारण भारत का जो तापमान है शीतकाल में वो अधिक गिर नहीं पाता है और जो वास्तव में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र होना चाहिए था वो दशाएं भारत के उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत में या भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन से आने वाली अत्यधिक ठंडी ध्रुवीय पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस कारण भारत में वास्तविक अर्थों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक है, जलवायु विभाजक है कि जिसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और जिसके दक्षिण में भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये जो विशेष स्थिति है, ये विशेष स्थिति केवल भारत में पाई जाती है, दुनिया में किसी और देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती। ये इस मामले में भारत वास्तव में बहुत ज़्यादा लकी है, भाग्यशाली है। अन्यथा यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है वो एक शीत मरुस्थल में तब्दील हो गया होता, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली ठंडी पवनें इस क्षेत्र को पूरी तरह से शुष्क बना देती और भारत का पूरा उत्तरी क्षेत्र एक शीत मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एक हमने देखा कि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये आपने
पता लगाया। दूसरा है भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून वास्तव में दाब प्रवणता, याद रखना है दाब प्रवणता क्या होता है। मानसून वायु दाब प्रवणता के कारण उत्पन्न मौसमी पवनें होती हैं। मौसमी पवनें होती हैं, इसका मतलब है कि वर्ष भर इनकी दिशा एक नहीं रहती है। मौसमी पवनें होती हैं जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ग्रीष्म काल में 6 माह मानसूनी पवनों की दिशा समुद्र से स्थल की ओर अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है। यहाँ पर आप एक चीज जो गौर करने वाली है, एक बात जो गौर करनी चाहिए आपको, वो ये है कि मानसूनी पवनों की दिशा ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर होती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि ये वाला जो है इंडियन ओशियन है और ये भारत का धरातलीय क्षेत्र है, तो हवाएं जो है ग्रीष्म काल में 6 महीने की इस प्रकार से चल रही हैं। क्या कारण होगा, तो आपको पूछा जाए कि दाब प्रवणता किस प्रकार की होगी, हाई प्रेशर कहाँ होगा, लो प्रेशर कहाँ होगा, तो इस क्षेत्र में हाई प्रेशर होगा और इस क्षेत्र में लो प्रेशर होगा। यही कारण है कि हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। यहाँ पर आप देखिए शीतकाल में, तो शीतकाल में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और ये वाला जो है लो प्रेशर होगा। इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें और इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। जबकि शीतकाल में इनकी दिशा स्थल से समुद्र की ओर अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जिसको हमें उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन कहते हैं। इतना आपने समझ लिया कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्यों है, इसका कारण, इसका आंसर आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं भारत में जो मानसून है उसकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तापीय संकल्पना का सिद्धांत, सबसे पहले जो सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति से संबंधित भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया था उसका नाम है तापीय संकल्पना का सिद्धांत। उसके बाद में विषुवतीय पछोपवन सिद्धांत या संकल्पना, जेट स्ट्रीम संकल्पना, अल नीनो, ला नीना, वाकर शेल, इयोसन और इंडियन ओशियन डाइपोल, ये प्रमुख सिद्धांत और संकल्पनाएं हैं जो भारत के मानसून की उत्पत्ति को और उसकी पूरी कहानी को समझाते हैं। इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो परंपरागत सिद्धांत हैं, जो संकल्पनाएं हैं जिनमें वैज्ञानिक तथ्यता बहुत कम है, उम्मीद की गई है कि ऐसा रहा होगा, और उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक तथ्यता के आधार पर आधारित कुछ संकल्पनाएं और सिद्धांत। 2 सिद्धांत जो शुरुआत में दिए गए, तापीय संकल्पना का सिद्धांत और विषुवतीय पछोपवन सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांतों को हम परंपरागत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। ये परंपरागत सिद्धांत है जो तापमान को भारत के मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मानते हैं। इसके बाद में भारत और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने 1973 में 1973 में एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसका नाम है मोनिक्स, MONEX, कि हिंद महासागर में जो पवनें चल रही हैं, हिंद महासागर का तापमान, उसकी आर्द्रता, पवनों की दिशा के डेटा को इकट्ठा किया गया और उसके आधार पर एक तथ्य उभर कर आया कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, और उन सिद्धांतों के आधार पर, उन डेटाज के आधार पर कुछ नई संकल्पनाएं आई जिनको हम जेट स्ट्रीम संकल्पना, अल नीनो, ला नीनो, वाकर शेल, ENSO और इंडियन ओशियन डाइपोल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम परंपरागत सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मोनेक्स प्रोग्राम था उसके बाद क्या हुआ कि मानसून की उत्पत्ति संबंधित नए सिद्धांत क्या क्या आए, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सबका।